हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग ले रहे हैं कि सैन्य जरूरतों की नहीं कर सकते अनदेखी। ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भारत चीन सीमा गतिरोध का जिक्र करते हुए मंगलवार को आश्चर्य जताया है कि क्या कोई संवैधानिक अदालत देश की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकताओं को दरकिनार कर सकती है कि पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा जरूरतों से ज्यादा अहम है। उधर सरकार ने अपनी बात मजबूती से रखते हुए कहा कि दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए हमें भी हर तरह से तैयार रहने की जरूरत है। सेना को सीमा तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए बेहतर सड़कों की जरूरत है। हम 1962 की तरह सोए हुए नहीं रह सकते। मामले में सुनवाई बुधवार को जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि देश के शत्रु ने सीमा तक बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है। हमारी सेना को सीमा तक बेहतर सड़कों की जरूरत है, जहां 1962 के युद्ध के बाद से कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ है। कोर्ट 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन के अनुरोध वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को महत्वाकांक्षी चारधाम राजमार्ग परियोजना पर 2018 के परिपत्र का पालन करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि अब कोवैक्सीन को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान्यता दे दी है। ब्रिटिश सरकार ने भी भारत की कोवैक्सीन यानी कि पहली स्वदेशी वैक्सीन को मान्यता दे दी है। 22 नवंबर से इसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मान्यता प्राप्त वैक्सीन की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इस टीके की दोनों डोज लगवाकर ब्रिटेन की यात्रा करने वालों को अब आइसोलेट नहीं रहना होगा। ब्रिटेन ने यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने के बाद उठाया है। भारत में यह दूसरा सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाने वाली कोरोना रोधी वैक्सीन है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स हेलिस ने नई व्यवस्था को लेकर ट्वीट किया है। कहा कि नई व्यवस्था 22 नवंबर को सुबह 4 बजे यानी कि स्थानीय समय से लागू होगी। बता दें कि भारत में निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को पिछले माह ही ब्रिटेन में अनुमोदित सूची में डाला गया था। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय सीमा के भीतर नहीं बसा किसी दूसरे देश का गांव। ये स्टेटमेंट दिया है CDS ने यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हैं विपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सीमा के भीतर किसी भी दूसरे देश का कोई गांव नहीं बसा है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमारी सरहद कहां तक है। हमने अपनी सरहदों की देखभाल अच्छे तरीके से की है। हमने यहां किसी को बसने नहीं दिया है। उत्तराखंड के बाड़ोती में चीन की घुसपैठ पर उन्होंने कहा कि जहां तक वह अपनी सरहद समझता है वहां तक आता है। इसकी रिपोर्ट भी बाहर आ जाती है। हमारी सेना भी अपनी सरहद पर मुस्तैदी से डटी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है कि नौसेना को सौंपी गई चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी वेला। प्रोजेक्ट 75 के तहत मंगलवार को भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई। प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 स्कॉर्पिन पनडुब्बियां बननी हैं। इनका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में किया जा रहा है। बेला नाम की इस पनडुब्बी के निर्माण की शुरुआत 6 मई 2019 से हुई थी। कोविड काल की पाबंदियों के बावजूद इस पनडुब्बी का निर्माण तेज गति से जारी है। इसने बंदरगाह और समुद्र में सभी सैन्य परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास किया है। इस श्रेणी की 3 पनडुब्बियां पहले से नौसेना में तैनात हैं। एक सरकारी बयान के अनुसार पनडुब्बी निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है जब उपकरणों को बहुत लघु रूप में पनडुब्बी में फिट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है कि अफगानिस्तान पर अलग थलग पड़ने लगे चीन और पाकिस्तान। अभी तक अफगानिस्तान को लेकर चीन और पाकिस्तान यह समझ रहे थे कि रूस उनके हर कदम पर साझेदार होगा, लेकिन रूस ने अपनी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रशेव को नई दिल्ली में बुधवार को होने जा रही NSA स्तरीय वार्ता में भेजकर बहुत बड़ा संदेश दिया है। संदेश है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद हालात जिस तरह लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए वह अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है।
पात्रशेव एक विशेष विमान से बुधवार सुबह नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनकी भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के साथ अलग से बात होगी, जिसमें अफगानिस्तान का मुद्दा मुख्य तौर पर शामिल होगा। पात्रशेव के अलावा अफगानिस्तान पर अमेरिका के नए राजदूत थॉमस वेस्ट भी भारत आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाले क्षेत्रीय सुरक्षा डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को उज्बेकिस्तान के सुरक्षा परिषद के सचिव विक्टर माखुदमुदोव और ताजिकिस्तान के सुरक्षा परिषद के सचिव नसरुल्लो पहुंचेंगे। इन दोनों के साथ डोभाल की अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता होगी। नेक्स्ट न्यूज है कि मूर्तिकार सुदर्शन साहू, पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वयोवृद्ध मूर्तिकार सुदर्शन साहू और लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत 60 लोगों को साल 2021 के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। उड़ीसा के रहने वाले साहू को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के रहने वाले वयोवृद्ध चिकित्सक और शिक्षाविद डॉक्टर बेले मोनप्प हेगड़े और पुरातात्विक प्रोफेसर ब्रजवासी लाल को भी पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत की पहली 8 बार महिला सांसद रही और लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी नृपेंद्र मिश्र को क्रमशः सार्वजनिक जीवन और नागरिक सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान तीनों को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। इनके परिवार के सदस्यों ने पुरस्कार ग्रहण किया है। नेक्स्ट न्यूज है कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे अगले नौसेना प्रमुख। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख होंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाइस एडमिरल कुमार वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक एडमिरल सिंह के बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला हैं, लेकिन वह भी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाइस एडमिरल चावला के बाद वाइस एडमिरल कुमार ही वरिष्ठ नौसेना कमांडर हैं। 12 अप्रैल 1962 को जन्मे वाइस एडमिरल कुमार 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में शामिल हुए थे। 39 साल के सेवा काल में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि क्रिप्टो के कमाने वालों पर टैक्स की तैयारी। क्रिप्टो करेंसी में कारोबार के तेजी से बढ़ते चलन को देखते हुए वित्त मंत्रालय अब इसे पूरी तरह से टैक्स के दायरे में लाना चाहता है। मंत्रालय का मानना है कि कोई व्यक्ति क्रिप्टो से पैसा कमा रहा है तो उसे सरकार को टैक्स देना ही होगा। अभी क्रिप्टो पर टैक्स को लेकर कोई भी स्पष्ट नियम या निर्देश नहीं है, जिसके चलते क्रिप्टो से बड़ी कमाई करने वालों से सरकार नियम के तहत वसूली नहीं कर पा रही है। आगामी 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी के नियामक को लेकर सरकार बिल भी ला सकती है। क्रिप्टो करेंसी के नियामक संबंधी बिल की तैयारी में वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग जुटा है। वहीं क्रिप्टो के लिए स्पष्ट रूप से टैक्स नीति वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग तैयार कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में क्रिप्टो में निवेश करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और ब्रोचूजर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10.07 करोड़ लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी है, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बिल के पेश होने से पहले क्रिप्टो से जुड़ी टैक्स नीति की घोषणा हो जाए। नेक्स्ट है कानूनी सेवा क्षेत्र खोलने से वकीलों को लाभ। घरेलू कानूनी सेवा क्षेत्र को विदेशी बाजार के लिए खोलने से भारतीय वकीलों को बड़ा लाभ मिल सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे भारतीय वकीलों के लिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बाजारों में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के ग्लोबल सर्विसेज कॉन्क्लेव 2021 में गोयल का कहना था कि इस मामले पर भारतीय कानूनविदों की राय लेनी जरूरी है। यह लगभग निश्चित है कि इस क्षेत्र को खोलने के बाद भी भारतीय दरों पर काम करने के लिए यूरोप और अमेरिका से वकील यहां आने वाले हैं, लेकिन भारतीय वकीलों के लिए यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बाजारों में अपार संभावनाओं के द्वार खुल जाएंगे। नेक्स्ट पेज है
एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है आर्थिक मोर्चे पर खुशनुमा संकेत, और ये आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने। इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर व्यक्त किए जा रहे अनुमान बहुत शानदार तस्वीर दिखा रहे हैं। उद्योग संगठन PHDCCI ने हाल ही में कहा है कि टीकाकरण में तेजी और त्योहारी सीजन के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा भारी खरीदारी से भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। PHDCCI अर्थव्यवस्था GPS सूचकांक अक्टूबर में बढ़कर 131 पर पहुंच गया है। इससे पिछले महीने यह 113.1 पर था। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच यह 114.8 रहा है। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 78.7 रहा था। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीनों में हुए बड़े सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार पर सवार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 9.5% की दर से वृद्धि करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक का यह भी अनुमान है। इन अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे अधिक विकास दर की संभावनाओं वाले देशों में चिन्हित किया जा रहा है। इस समय दुनिया भर के निवेशकों का दुलार भारतीय बाजारों पर बरस रहा है। उसके दम पर देसी शेयर बाजार अपने शिखर पर है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत इस समय दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन गया है। मोदी सरकार द्वारा बीते कुछ अरसे से उद्योग की राह आसान करने के लिए उठाए गए कदम भी FDI में आई तेजी का एक महत्वपूर्ण कारण है। देश में बढ़ती डिजिटल पैठ को देखते हुए दुनिया की दिग्गज कंपनियां उससे जुड़े अवसरों को बुनाने की योजना पर काम कर रही हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए स्वामित्व योजना एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरी है। विगत 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के हरदा में आयोजित स्वामित्व योजना के वर्चुअल कार्यक्रम में देश के 3000 गांवों के 1.71 लाख ग्रामीणों को जमीनों के अधिकार पत्र सौंपते हुए यह ग्रामीणों को भूमि के अधिकार पत्र देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना बताई है। इससे यही संकेत मिलते हैं कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने में सफल होगी। देश में एक के बाद एक शुरू किए गए डिजिटल मिशन आम आदमी और अर्थव्यवस्था की शक्ति बनते जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को 64,000 करोड़ रुपए निवेश योजना वाला आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की खुशहाली का आधार बन सकता है। 21 अक्टूबर को भारत में कोरोना टीकाकरण की 100 करोड़ डोज लगने का आंकड़ा टीकाकरण की ऐतिहासिक सफलता को दर्शाता है। ऐसे में हमें अब यही उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए जहां जिंसों की ऊंची कीमतों और कच्चे माल की कमी के मुद्दे से रणनीतिक रूप से निपटेगी, वहीं वर्ष 2021 में घोषित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगी। न्याय में देरी की लाइलाज बीमारी, इस आर्टिकल को 2 दिन या 3 दिन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। चीन से मुकाबले में अमेरिका की 10 परियोजनाओं में निवेश की तैयारी। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को मात देने के लिए अमेरिका जनवरी में ही पूरी दुनिया में 5 से 10 बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसकी शुरुआत सेनेगल और घाना के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह ने सेनेगल और घाना के 10 परियोजनाओं की पहचान की है। अधिकारियों ने इस संबंध में सरकार और निजी क्षेत्र के कारोबारियों के बीच बैठक शुरू कर दी है। इन परियोजनाओं की फीडिंग बिल्ड बैंक बिल्ड बेटर वर्ल्ड के तहत जून से G7 के लोकतांत्रिक देश करेंगे। इस योजना को अंतिम रूप दिसंबर में होने वाली G7 की अगली बैठक में दिया जाएगा। तो ये आज का यानी 10 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।